गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नई यूनिट थर्ड। और ये जो यूनिट है इसका क्या नाम है? केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति। ठीक है, इसमें कौन सा पार्ट ले रहे हैं हम? केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, यूनिट थर्ड, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, यानी कि कोई जो पिंड है हमारे पास, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो जो गति कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा, वो किस बल के प्रभाव में कर रहा होगा, यानी कौन से बल लग रहे होंगे उस पर? केंद्रीय बल लग रहे होंगे। ठीक है, कोई भी कण इस यूनिट में अगर गति कर रहा है तो उस पर कौन से बल लग रहे होंगे? केंद्रीय बल लग रहे होंगे, सेंट्रल फोर्सेस लग रहे होंगे। और उसके प्रभाव में जो उसकी गति होगी ना, मोशन होगा ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु गति करती है तो किसके कारण? बल के कारण। तो यहाँ गति करेगी कौन से बल के कारण? केंद्रीय बल के कारण, यानी सेंट्रल फोर्सेस के कारण। तो ये केंद्रीय बल होते क्या हैं? सेंट्रल फोर्सेस होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस यूनिट में किसकी? केंद्रीय बल की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? केंद्रीय बल की, यानी कि सेंट्रल फोर्स की बारे में। ये क्या होते हैं हमारे पास? ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ केंद्रीय बलों की। तो इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल जो है ना, वो कौन से हैं? एक तो है हमारे पास गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि क्या? विद्युत बल। ये जो दोनों बल होते हैं ना, ये कौन से बल होते हैं? केंद्रीय बल होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी? गुरुत्वीय बल की। सपोज कीजिए ये क्या है? अर्थ है, पृथ्वी है। ठीक है, अर्थ है और पृथ्वी है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? हम जानते हैं पृथ्वी का मास क्या है? m है। बहुत ज़्यादा होता है ये m ना, द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। अब ये हमारे पास क्या है? एक पिंड है, वस्तु है, जिसका द्रव्यमान क्या है? m है। सपोज कीजिए ये क्या है? मार्कर है। ये स्मॉल m द्रव्यमान का क्या है? ये मार्कर है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये अभी पृथ्वी से ऊपर है, ये यहाँ है। ये मान लो ये पृथ्वी का क्या है? केंद्र है। पृथ्वी का क्या है? ये केंद्र है। ठीक है, सेंटर है। अब दो वस्तु जिनके क्या होते हैं? द्रव्यमान होते हैं, उनके बीच में एक आकर्षण का बल लगता है। पढ़ा है आपने। और वो आकर्षण का बल कौन सा कहलाता है हमारे पास? गुरुत्वीय बल कहलाता है। जिसमें क्या होता है कि ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 और दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है, ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। ठीक है, अट्रैक्ट करती है। और इनके बीच में जो बल लगता है, अगर इनके बीच की दूरी कितनी है? r, तो वो कितना होता है? F बराबर से G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इतना बल लगता है दो वस्तुओं के बीच में, गुरुत्वीय बल। अगर एक वस्तु क्या है? पृथ्वी है, और दूसरी कोई और वस्तु है, तो ये इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है हमारे पास? r है।
इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है। अब क्या होगा कि ये जो पृथ्वी है ये हल्की वस्तु है, पृथ्वी इसको अपनी ओर क्या करेगी, खींचेगी। पृथ्वी खींच लेती है, मार्कर है ये, मार्कर क्या हो जाएगा, खींच जाएगा। तो पृथ्वी क्या कर रही है, अट्रैक्शन का फोर्स लगा रही है, आकर्षण का बल लगा रही है। कोई भी वस्तु हम ऐसे रखते हैं, पृथ्वी उसको क्या कर लेती है, खींच लेती है ना। तो ये इसको क्या कर रही है, खींच रही है, यानी पृथ्वी इस पर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, बल लगा रही है। और दो द्रव्यमान वाली वस्तु के बीच में जो बल होता है वो अभी अभी मैंने यहाँ भी बताया कितना होता है, F = G। इसका द्रव्यमान कितना है, M, इसका द्रव्यमान कितना है, M, और दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, r²। लगा रही है इतना बल। ये जो बल लगता है ना, गुरुत्वीय बल, वो कहाँ से लग रहा है, पृथ्वी के केंद्र से लग रहा है, सेंटर से लगता है। ये गुरुत्वीय बल कहाँ से लगता है, सेंटर से लगता है। यानी कि ये बल की जो क्रिया रेखा है ना, वो कहाँ से गुजरती है, केंद्र से गुजरती है। केंद्रीय बल क्या होते हैं, ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखा एक स्थिर बिंदु से गुजरे, जिनकी क्रिया रेखा एक स्थिर बिंदु से गुजरे। मान लो ये वस्तु यहाँ की जगह यहाँ होती, जिसका द्रव्यमान कितना था, m। अब पृथ्वी इसे खींचेगी तो पृथ्वी इस पर फोर्स लगाएगी, वो कहाँ से लगा रही है, देखो केंद्र से, स्थिर बिंदु से लगता है। जितने भी बल का अध्ययन करेंगे ना, पृथ्वी खींच रही है, वो कहाँ से, केंद्र से। ये इसका क्या कहलाता है, स्थिर बिंदु कहलाता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अच्छा चलो अब बात करते हैं, देखो ये एक आवेश है, विद्युत बल की बात करते हैं। ये आवेश है, ये आवेश क्या है, Q। ये कैसा चार्ज होता है, बिंदु आवेश होता है, पॉइंट चार्ज होता है। क्लियर है। ये यहाँ पर एक Q आवेश रखा हुआ है। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। डेफिनेशन बनाते जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, तो ये जब हम इसको इधर लेकर आ रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, प्रतिकर्षित। ये स्मॉल q वाले पर ये कैपिटल Q वाला एक फोर्स लगाएगा, और जो कि कहाँ जा रहा है, इधर। तो ये जो बल लग रहा है वो कहाँ से लग रहा है, हमेशा एक स्थिर बिंदु से लग रहा है। और ये स्थिर बिंदु क्या है, O है। क्या है ये स्थिर बिंदु। हमेशा यहाँ कोई भी चार्ज रख लो, यहाँ आवेश, यहाँ हमेशा इस कैपिटल Q के स्थिर बिंदु O से ही बल लगता है। तो ये जो बल होते हैं ना, वो एक स्थिर बिंदु से लगते हैं। क्रिया रेखा कहाँ से गुजरती है, इनकी देखो क्रिया रेखा का मतलब ये प्लस Q, ये Q, तो ये एक सरल रेखा में लग रहे हैं बल, लग रहे हैं नहीं लग रहे। हमेशा ये क्रिया रेखा कहाँ से लगाएगा बल, स्थिर बिंदु से। इसमें भी स्थिर बिंदु से। ये बल कौन से बल कहलाते हैं हमारे पास, केंद्रीय बल कहलाते हैं, सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे ये दोनों आवेश हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है, उस बल का मान जिसे हम बोलते हैं क्या, परिमाण। 5 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है, वो किस बात पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है दूरी पर। किस पर निर्भर करता है, स्थिर बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है। अच्छा, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल F = K, ये कैपिटल Q, स्मॉल q, K Q1 Q2 अपॉन r² गुणाम लो। अगर ये दूरी जो है ये क्या होगी, इस बिंदु से अगर ये Q पास होगा और ये Q दूर होगा, तो बल का मान क्या होगा, घटेगा और बढ़ेगा। ठीक है। तो स्थिर बिंदु से कोई अगर पिंड की बात करें, वो दूर है या पास है ना, तो उसी हिसाब से बल लगेगा। ये बल किस पर निर्भर करते हैं, स्थिर बिंदु से दूरी पर, स्थिर बिंदु से दूरी पर। आ गई बात समझ में। मान लो ये Q यहाँ रखा हुआ है,
इस पर बल इतना लग रहा है। अब Q को यहाँ से मैं यहाँ ले गया तो R का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अब R ज़्यादा होता है तो ये F के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। R ज़्यादा तो F कम हो जाता है। ठीक है, तो किस बात पर निर्भर करता है, दो आवेशों के बीच में बल। ये स्थिर जो बिंदु है ना, इससे कितनी दूरी पर है ये दूसरा आवेश। तो केंद्रीय बल की डेफिनेशन क्या बनी, देखो, ऐसे बल, ऐसे फोर्सेस जिनकी क्रिया रेखा एक स्थिर बिंदु से गुजरे, क्रिया रेखा एक स्थिर बिंदु से गुजरे, एक स्थिर बिंदु से क्या हो, गुजरे। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल में पृथ्वी के केंद्र से और यहाँ जो आवेश रखा होता है वहाँ से गुजरे, उन्हें क्या कहा जाता है, केंद्रीय बल कहा जाता है। केंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है, और कितना बल लग रहा है ये किस बात पर निर्भर कर रहा है, जैसे इन दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है, किस पर निर्भर करता है, दूरी पर। ये भी लिख लेते हैं। इन बलों का परिमाण, इन बलों का परिमाण, इन बलों का परिमाण स्थिर बिंदु से किस पर, दूरी पर निर्भर करता है। इन बलों का परिमाण स्थिर बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है। और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं केंद्रीय बलों के, जैसे गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि क्या, विद्युत बल। क्लियर है? ठीक है, अब देखो बल को कैसे व्यक्त करते हैं। F किस पर निर्भर करता है, R पर। बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, ये सपोज कीजिए ये क्या है, केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्सेज है ये। अब इसमें हम क्या लिखते हैं कि ये बल कैसी राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। तो कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, सदिश राशि होती है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है क्या, परिमाण, और एक होती है हमारे पास दिशा। एक तो होती है क्या, परिमाण, और एक होती है क्या, दिशा। मान लो परिमाण तो कितना है, FR, जैसे 5 है, 9 है, 10 है, ये तो परिमाण को व्यक्त कर रहा है। साथ में इसमें क्या होगी, दिशा, वो R कैप, किस दिशा में फोर्स लग रहा है, किस दिशा में बल लग रहा है। ठीक है, ये जो दिशा होती है इसमें भी हम प्लस माइनस का यूज में लेते हैं। परिमाण इंटू दिशा, ये क्या बन गया, बल। बल वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा। दिशा में भी मैंने लगाया है प्लस माइनस, कि प्लस चिन्ह, प्लस R कैप या माइनस R कैप। इनका मतलब क्या होता है, माइनस R कैप का मतलब क्या होता है, और प्लस R कैप का मतलब क्या होता है, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो माइनस R कैप जब भी हम लगाएंगे, यानी दिशा कैसी होगी, नेगेटिव, तो वो बताता है कि जो केंद्रीय बल होता है ना, केंद्रीय बल आकर्षण की प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का, आकर्षण प्रकृति का होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी कि वो जब भी आकर्षण की प्रकृति का होगा तो माइनस R कैप। प्लस R कैप दिशा को व्यक्त करता है कि किस दिशा में बल लग रहा है। जैसे ये Q और ये Q, ये Q और Q, ये Q को इसको लाएंगे तो ये Q इधर जाएगा ना दूर, ये क्या है, प्रतिकर्षण है, रिपल्सन है। तो इस स्थिति में ये जो बल की दिशा होगी वो किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, R कैप के द्वारा।
प्रतिकर्षण में आर कैप के द्वारा। यदि प्लस आर कैप है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वहाँ जो बल लग रहा है ना, केंद्रीय बल, वो कैसी प्रकृति का होगा, आकर्षण की जगह अब क्या होगा बताओ, रिपल्सन, यानी कि प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स हो गया वो कौन सा फोर्स हो गया हमारे पास, केंद्रीय फोर्स हो गया, केंद्रीय बल हो गया। अब इस पर बेसिस हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, किस पर, केंद्रीय बलों पर। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं 11th की, वो आपने 11th में भी पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आया हुआ क्वेश्चन है ये देखो, कि सिद्ध कीजिए कि, यानी प्रूव करना है, सिद्ध करो कि, यानी प्रूव दैट, केंद्रीय बलों के अंतर्गत, केंद्रीय बलों के अंतर्गत, यानी कि कौन से फोर्सेस लग रहे हैं हमारे पास, सेंट्रल फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं हमारे पास, सेंट्रल फोर्सेस लग रहे हैं, केंद्रीय बल लग रहे हैं। केंद्रीय बलों के अंतर्गत होने वाली गति, होने वाली क्या गति, ठीक है, सदैव एक समतल में होती है, समतल में होती है। ठीक है, ये प्रूव करना हमें। तो देखो, इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो बात क्या है, सुनना। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये होता है द्विविमीय 2D। हम जैसे गति करते हैं, बस चलाते हैं, नहीं चलाते रोड पर, ये क्या होता है, द्विविमीय होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यानी कि किस में गति कर रहे हैं हम, प्लेन में गति कर रहे हैं, समतल में गति कर रहे हैं। आ गई बात समझ में, किस में गति कर रहे हैं, समतल में गति कर रहे हैं। अगर हमारे पास दो सदिश हैं, क्या ए और दूसरा क्या बी, ठीक है, ए और बी दो सदिश हैं हमारे पास। इन दोनों सदिशों का जब हम क्रॉस गुना कराते हैं ना, तो हमेशा हमेशा क्या प्राप्त होती है, सदिश राशि ही प्राप्त होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इन दोनों का गुणनफल जो आता है ना, उसकी जो दिशा होती है वो तल, ये जो तल है इसके हमेशा लंबवत होती है जेड के। तो हम यहाँ पर तल में गति को दर्शाने के लिए दो राशियां देखेंगे किसी भी कण की। जैसे बस चल रही है, बस का वेग होता है या नहीं होता, तो दो राशियां देखेंगे, उनका क्रॉस गुणनफल बना देंगे। अगर क्रॉस गुणनफल बन गया तल में, तो वो किसको व्यक्त करेगा, हमारे पास समतल में गति को व्यक्त करेगा। आया कुछ समझ में? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम करके देखते हैं। देखो तल में गति को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम केंद्रीय बल ले लेते हैं, सेंट्रल फोर्स ले लेते हैं। केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रल फोर्सेस क्या होगा, एफ सदिश आर पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। किसके इक्वल होगा, एफ आर, परिमाण इनटू दिशा के, दिशा क्या है, आर कैप। किसी भी सदिश को दो चीज़ों से दिखाते हैं हम, परिमाण से और दिशा से। ठीक है, तो किसी वस्तु पर, किसी पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्सेस है, केंद्रीय बल है। इसको हम आर वेक्टर से क्या करा देते हैं, सदिश गुना करा देते हैं। सदिश गुना करने पर, ठीक है, करते हैं, क्या बनेगा देखो, आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू, यहाँ भी आर
क्रॉस एफ आर इंटू क्या आर कैप करा दिया हमने। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, ये आर कैप जो होता है ना वो एकांक सदिश होता है। एकांक सदिश जो होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि ये सदिश आर होता है और सदिश आर का क्या होता है, परिमाण। ठीक है, पढ़ा या नहीं पढ़ा? इस पे तो हमने न्यूमेरिकल भी करे हैं 11th क्लास में। एकांक सदिश जो होता है ना, यूनिट वेक्टर जो होता है ना, वो क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। तो ये क्या बनेगा, आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू, आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो आर क्रॉस है ना, एफ आर बल है, अदिश राशि है, ये तो परिमाण है, और दिशा आर कैप को क्या लिख सकते हैं हम, आर सदिश अपॉन आर सदिश का परिमाण। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ, एफ आर मतलब जैसे 5 7 है ना, एफ आर इधर लिख लिया, और ये बन गया आर क्रॉस आर अपॉन आर कैप का परिमाण। दो सदिश का, दो वेक्टर का जो कि सेम है, अगर हम उसका क्रॉस गुणनफल कराते हैं ना, तो ये हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ये प्रोसेस कर रहे हैं हम ताकि हम सिद्ध कर सकें कि समतल में होती है गति। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और r क्रॉस f की वैल्यू जो है ना वो कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। तो ये रिजल्ट निकल गया हमारे पास कि r क्रॉस f यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, आ गया। जबकि हम जानते हैं जो न्यूटन है वो क्या कहता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, और ma को हम लिख सकते हैं d स्क्वायर r अपॉन क्या, dt स्क्वायर। कैसे लिखा, वेग क्या होता है, dr अपॉन dt स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, और त्वरण क्या होता है, dv अपॉन dt वेग में समय के साथ परिवर्तन। तो d अपॉन dt वेग क्या है, dr अपॉन dt, तो ये d इंटू डी, डी स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, r क्रॉस f की वैल्यू ये होती है m इंटू डी स्क्वायर r अपॉन क्या, dt स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पर m जो है, ठीक है, r क्रॉस f इज इक्वल टू 0, m जो है कांस्टेंट है, इसमें इसका हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, r क्रॉस d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि ये भी हमारे पास, ये जो टर्म बन रही है वो भी क्या आ रही है हमारे पास, 0 आ रही है। आ रही है या नहीं आ रही, r इंटू डी स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर भी 0 आ रही है। ठीक है भाई, मैथमेटिकली कर रहे हैं ये सारा काम। अब देखो r के साथ ये 2 बार अवकलन जो है वो 0 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी में ही एक कंडीशन खुद लगाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो r वेक्टर है 2 बार तो 0 आ रहा है ना। अगर हम क्या करें, इस कंडीशन में एक कंडीशन लगा के देख लूँ मैं, क्या कि जो d अपॉन dt है ये हम करके देख रहे हैं अब, ताकि हम प्रूव कर दें एक समतल में होती है गति। ठीक है, तो इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ d अपॉन dt r का क्रॉस गुना किसके साथ, dr अपॉन dt के साथ। ये तो क्या है हमारे पास, देखो r इंटू डी स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, r क्रॉस dr अपॉन dt निकाल रहा हूँ और उसका अवकलन निकाल रहा हूँ। अगर हम इसका अवकलन निकालते हैं तो फर्स्ट और सेकंड टर्म से हम करते हैं, फर्स्ट का करोगे
डी आर अपॉन डी टी और ये वाला कांस्टेंट रहेगा डी आर अपॉन डी टी प्लस आप फर्स्ट को कांस्टेंट रखो आर क्रॉस इसका करो क्या बनेगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका हमने क्या कर दिया अवकलन कर दिया डिफरेंशियल कर दिया हमने इस टर्म का। ठीक है, अब जब इसका हम डिफरेंशियल कर देते हैं तो अभी हमने ये पढ़ा था आर क्रॉस डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है 0 होती है। और ये देखो आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर सेम सदिश है तो इनकी वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, क्योंकि डी आर अपॉन डी टी क्या बनेगा वेग और ये भी बनेगा वेग, ये 0 हो जाएगा। ये दो समान सदिशों का गुणनफल क्या होता है 0। आर यहाँ पर क्या है स्थिति है, ध्यान रखना। अब यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि डी अपॉन डी टी आर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी किसके इक्वल आ रहा है 0, यानी कि डी अपॉन डी टी क्या बता रहा है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है इस टर्म में वो 0 है। अगर इस टर्म में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो ये जो टर्म है हमारे पास आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी ये हमारे पास क्या हो जाएगी नियत हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी और वो हमने किसके इक्वल मान ली एच के मान ली। और दो सदिशों का भी अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था सदिश गुणनफल कराते हैं तो कैसी राशि आती है सदिश राशि आती है। ठीक है, और ये जो हमारे पास एच सदिश है क्या ये समय पर निर्भर कर रही है नहीं कर रही। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं आर क्रॉस क्या वी डी आर अपॉन डी टी क्या होता है वेग होता है, ये क्या होता है हमारे पास नियत होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये आर सदिश है वह डी आर सदिश अपॉन डी टी ये दोनों सदिश राशि है और इनका क्या है क्रॉस गुणनफल। कौन सा गुणनफल है क्रॉस गुणनफल है, से हमारे पास क्या बन रहा है समतल बन रहा है। ठीक है, आर क्रॉस और डी आर अपॉन डी टी से क्या बनता है समतल बनता है। बन रहा है या नहीं बन रहा, कैसे पता लग रहा है हमारे पास समतल बनता है। और एच सदिश जो है ना इस तल के क्या है लंबवत है, लंबवत है। ठीक है, समतल कैसे समझा सकते हैं, जैसे ये समतल है हमारे पास, ये एक वृत्तीय गति समझो, ये कितना है आर है, आर सदिश है ये तो है ना, आर दूरी हो गई। अब एक कण है, एक कण ये समतल जैसे हम बस चलाते हैं, ये वस्तु है ये v वेग से चल रही है हमारे पास, v और r एक तल में ही है। कैसी राशि हो रही है ये देखो क्रॉस गुणनफल हो रहा है, इनमें कौन सा गुणनफल हो रहा है क्रॉस गुणनफल, r दूरी v वेग, तो इसकी दिशा कहाँ आएगी हमेशा लंबवत आएगी। तो ये दोनों तल में बता रहे हैं स्थिति को, यानी कि कण के ये क्या है एक तरीके के प्राचल है स्थिति वेग, तो इनकी दिशा इनका क्रॉस गुणनफल हमेशा कहाँ आएगा लंबवत आएगा। तो ये तल में बता रहा है तल के लंबवत है, अर्थात जो कण की गति होगी ना हमारे पास वो किस में होगी समतल में होगी, तभी आएगी ये दिशा समतल में होगी। आर क्रॉस वी किसके इक्वल है एस सदिश के, तो आर और क्रॉस जब दोनों तल में होंगे ना तभी जो इक्वल राशि आती है ना उसकी दिशा होती है तल के लंबवत, ध्यान रखना। तो ऐसे हम इसको क्या कर देते हैं प्रूव कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, अभी एक तरीके से और कर सकते हैं हम, देखो कैसे कर सकते हैं। पेपर में बिल्कुल बस ये मैथमेटिकल करके आना है, कुछ नहीं है ये। आर हमने अभी अभी पढ़ा था कि आर क्रॉस एफ किसके इक्वल होता है 0, और मैंने आपको प्रीवियस यूनिट में बताया था
कि जो बल आघूर्ण जो होता है ना हमारे पास, वो टो होता है क्या, आर क्रॉस एफ, यानी बल आघूर्ण क्या बता रहा है, वो 0 बता रहा है। बल आघूर्ण कितना बता रहा है हमारे पास, 0। बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में क्या संबंध होता है, टो इज इक्वल टू डी जे अपॉन डी टी। जे क्या होता है, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, और टो क्या होता है हमारे पास, बल आघूर्ण होता है। ठीक है, तो डी जे अपॉन डी टी, क्योंकि तो 0 आ रहा है, 0 आ गया, तो जे का मान क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, जे क्या होता है, नियत होता है, और जे क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, पढ़ाया था। जे क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। अब देखो इसको कैसे समझाओगे, ये हमारे पास एक, ये समतल है, ये हमारे पास जिसमें हम गति करते हैं, ये केंद्र है, ये एक बस है, ये दूरी क्या है, आर है, एक कण है जिसका संवेग क्या है, पी है, और ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो देखो कोणीय संवेग क्या होता है, जब कोई कण घूर्णन गति करता है ना, तो आर और रेखीय संवेग का गुणनफल क्या होता है, कोणीय संवेग। तो आर और पी का जब हम गुणनफल कर रहे हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो राशियों को, तल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो जे मिलता है ना, वो उसकी दिशा कहाँ आती है, हमेशा तल के लंबवत। जैसे ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो दिशा कहाँ होती है, जेड एक्सिस में होती है। ठीक है, तो देखो आर क्रॉस आर व पी सदिश से बने तल, ठीक है, के लंबवत किसकी दिशा होती है, जेड अक्ष में किसकी दिशा होती है, लंबवत से बने तल के लंबवत जे सदिश होता है। तो आर और पी किस में है, कण की स्थिति आर तल में है, संवेग भी किस में, तल में है। ये बस मान लो, तो बस एक सतह पे ही तो चलती है, और जब वो घूर्णन गति कर रही होगी उसकी दिशा लंबवत होगी, है ना, कोणीय संवेग तल के लंबवत होता है। अतः कण की गति किस में है, थी समतल में होती है। तो कुछ नहीं करना, पेपर में आ जाए फटाफट आपको ये ऐसे फटाफट डेरिवेशन करना है। इसको नियत कर दोगे और इसको नियत कर दोगे, कौन सी, इसको इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। तो लिखो समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि कण की जो गति होती है ना, वो किस में होती है, समतल में होती है। ठीक है, तो डेरिवेशन था छोटा सा, बना लेना। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।